गेट खुलने की आवाज़ से शोभा ने कंधे उचकाकर वहीं पास की खिड़की से बाहर झाँका। वही था जिसका पिछले 2 घंटे से वह इंतज़ार कर रही थी, डाकिया। शोभा का हृदय ज़ोर से धड़क उठा। वो वैसे ही बैठे-बैठे सामने वाले दरवाजे के नीचे फर्श को देखती रही। हाथ-पैर की कँपकँपी इतनी बढ़ गई कि वह चाहकर भी उठ नहीं पाई। शॉल को ज़ोर से शरीर पर लपेटकर वह सोई-मोई सी बैठी थी कि दरवाजे के नीचे से कागज का एक टुकड़ा खिसक कर अंदर आ गया। उस टुकड़े को देखते ही सारी कँपकँपी, सारी सिहरन जैसे रुक सी गई। शोभा को लगा जैसे एक क्षण के लिए हृदय की धड़कन थम सी गई और फिर जोरों से धड़कने लगी। शोभा की आंखों से 2 बूंद अश्क निकलकर गालों पर लुढ़क आए। आज शोभा के इंतजार का अंतिम दिन था। अब वो फिर से कभी उस पत्र का इंतजार नहीं करेगी जिसका कि पिछले 15 दिनों से इंतजार करते-करते वह थक चुकी थी। गालों पर फैले आंसू शोभा की विवशता को स्पष्ट कर रहे थे। दरवाजे की ओट से खिसककर अंदर आए टुकड़े पर एक नज़र डालकर शोभा ने मुंह फेर लिया था। यह किसी रजिस्टर्ड पत्र थी, लेकिन शोभा को तो एक अंतर्देशीय पत्र का लिफाफे का इंतजार था जिस पर शोभा को किस्मत का फैसला लिखा होना था। शोभा को लग रहा था कि कुछ दिनों की और छुट्टी ले ले, पर वो जानती थी कि ऐसा करना संभव नहीं। साल में 2 बार माँ से मिलने गाँव भी जाना होता है और आधी छुट्टियाँ तो ऐसे ही खत्म हो चुकी है। इस शहर में नौकरी की मजबूरी ने उसे बांध रखा है। माँ-पिताजी गाँव की पुश्तैनी ज़मीन छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहते, इसलिए शोभा को ही साल में 2 बार उनके पास जाना पड़ता है। अपनी बेवकूफ़ी पर शोभा खींच उठी। न सुमित को पत्र लिखती, न इस मुसीबत में फँसती। उसे क्या ज़रूरत थी पहल करने की? सुमित पहल करता तो ठीक ही था, नहीं करता तो क्या मर जाती वो? अकेले भी तो ज़िंदगी जी जा सकती थी। अपने आप को कोसते हुई शोभा फूट-फूट कर रो पड़ी। सुमित ने शोभा को जवाब न देकर सिद्ध कर दिया कि शोभा उसके जीवन में कोई अहमियत नहीं रखती। अपनी बात लिखने से पहले उसे अच्छी तरह सोचना चाहिए था। जाने पत्र पढ़कर सुमित पर कैसी प्रतिक्रिया हुई होगी? कहीं दफ्तर में इसका ढिंढोरा न पीट दे। सोचते-सोचते शोभा अस्त-व्यस्त सी हो जाती। कल तो दफ्तर जाना ही होगा। सुमित का सामना करने के ख़्याल मात्र से उसका दिल दहल जाता। शोभा को यह विश्वास हो चला था कि सुमित की आँखों में जो कुछ भी उसने पढ़ा था शायद गलत पढ़ा था। सुमित को पहचानने में कहीं न कहीं कोई भूल हुई होगी। उसे प्रेम पत्र लिखकर शोभा ने अपने आप को अब उसकी नज़रों में गिरा दिया है, लेकिन सुमित का वो अपल अपलक ताकना, शोभा के नज़दीक आते ही आंखों में भावों का बदल जाना, क्या सब शोभा का वहम था? शोभा ने सुमित के प्यार को महसूस किया था और उस पर विश्वास करके उसने अपनी पूरी बात सुमित को लिख दी थी। पत्र के अंत में शोभा ने यह भी लिख दिया था कि वो तब तक दफ्तर नहीं आएगी जब तक सुमित उसके घर के पते पर पत्र लिखकर उसके अपनी निर्णय की सूचना न दे देगा। साथ ही शोभा ने अपने घर का पता भी लिख दिया था, पर सुमित ने जवाब नहीं दिया था। कभी-कभी शोभा यह सोचकर डर सी जाती कि कहीं सुमित उसे चरित्रहीन न समझ बैठे। शोभा के दिल का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था कि अनायास ही उसे सुमित का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया और वह एक झटके में शोभा की सारी पीड़ाएं मानो खत्म हो गई। शोभा के विश्वास सुमित की मुस्कुराहट को याद करते ही पक्का हो गया कि सुमित भी उसे चाहता है। सुमित ने जरूर लिखा होगा, पर डब्बे में डालना भूल गया होगा। भुलक्कड़ तो है ही। सुमित के भूल जाने वाली आदत के याद आते ही शोभा के होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। शोभा को यह अच्छी तरह याद था कि एक बार कंपनी का एक फाइल अपने ही दराज में रखकर सुमित ने शोभा को किस कदर डांटा था, और जब गलती न करने के बाद भी शोभा ने माफ़ी मांगी तो करक कर कहा था, 10 मिनट के अंदर फाइल ढूंढ लाओ वरना तुम ऑफिस छोड़ सकती हो। ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। तब अपनी टेबल पर मुंह छुपाकर कितनी रोई थी शोभा। फाइल तो उसे दिया ही नहीं गया था। कुछ देर बाद फाइल अपने ही दराज में पाकर भी सुमित ने शोभा को ही डांटा, बेवकूफ़ कहीं की, जब गलती की ही नहीं थी तो माफ़ी क्यों मांग रही थी? अब तुम रोना बंद करो वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। और शोभा चुप हो गई थी। सुमित का हर अंदाज दिल हारने वाला होता था, इसलिए तो शोभा भी दीवानी हो गई थी। सुमित सावले चेहरे, सरल व्यक्तित्व और साधारण सी कदकाठी का पुरुष था। उसके होठों पर हमेशा एक चिर परिचित मुस्कान रहती थी। कई बार जब शोभा सब कुछ भूलकर उसे ताकती तो वो झेप सा जाता था, पर होठों की चिर परिचित मुस्कान गहरा जाया करती थी। पहले शोभा सुमित को प्यार नहीं करती थी, बस देखती थी और बंध सी जाती थी। तब उसे सुमित अच्छा लगता था, सिर्फ अच्छा। सुमित शोभा के दफ्तर में मैनेजर था, इसलिए शोभा को कई बार उसके पास जाना होता था, कभी डिक्टेशन लेने तो कभी अपने
टाइप किए हुए कागज़ों पर हस्ताक्षर कराने। जब भी वो सुमित के पास जाती तो उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता और शोभा महसूस करती कि सुमित उसे सिर्फ़ अच्छा ही नहीं लगता बल्कि उसी बीच सुमित दूसरे शहर चला गया। तभी शोभा ने महसूस किया कि वो सुमित को सचमुच प्यार करने लगी है। सुमित के बिना सारा दफ़्तर सूना लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि सुमित को देखना शोभा के जीवन की एक ज़रूरत बन गई है और जब सुमित लौटा तो शोभा पूछ बैठी, "कहाँ चले गए थे?" "अपने बेटे से मिलने।" सुमित का सहजतापूर्वक दिया गया जवाब शोभा को अंदर तक हिला गया था। वो चौंक सी गई थी। तो क्या सुमित विवाहित था? सुमित के बारे में जो कुछ भी वो सोचती रही थी, उसका ख़्याल आते ही उसे लगा वो सुमित की अपराधिनी है। एक शादीशुदा पुरुष के बारे में जाने क्या-क्या सोचने लगी थी वो। आँखों आँखों के कोर में फँसे आँसू बाहर गले में लुढ़क आए थे। सुमित की नज़र बचाकर उसने आँसू पोंछ ली। आपका परिवार कहाँ है सर? हिम्मत करके पूछ लिया उसने। मेरी पत्नी नहीं है। टेबल पर फैले कागज़ों को समेटते हुए सुमित बोला। बेटे को जन्म देते हुए वो स्वर्गवासी हो गई। तब से बेटा अपनी नानी के पास है। ओह! शोभा का दिल भर आया था। कभी-कभार शोभा के सुमित के चेहरे पर जो सूनापन वो देखती थी, उसका कारण अब समझ में आ रहा था। अब शोभा का सुमित के प्रति प्यार और भी गहरा हो गया। शोभा को लगता कि वो सुमित की सारी पीड़ा को अपने स्नेह से ढक दे। सुमित को सामने पाते ही शोभा अपनी आँखों से सारा स्नेह सुमित की आँखों में उड़ेल देती और सुमित मुस्कुरा देता। शोभा बहुत आकर्षक तो नहीं थी पर अपने सौम्य स्वभाव के कारण वो सबकी प्रिय थी। जब कभी वो सुमित के पास बैठती, डिक्टेशन लेती, तुम सुमित की आँखों को अपने चेहरे पर टिका महसूस करती। शोभा को महसूस होता कि सुमित कुछ कहना चाहता है पर वह कह नहीं पाता। सुमित की इस उलझन को दूर करने के ख़्याल से शोभा ने पहल की थी और सुमित की मुश्किल आसान करने के ख़्याल से उसने सुमित को एक प्रेम पत्र लिख दिया था पर सुमित ने जवाब न देकर शोभा के दिल को ठेस पहुँचाई थी। शोभा ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि दफ्तर जाते ही वह किसी और विभाग में स्थानांतरण के लिए आवेदन दे देगी ताकि सुमित से सामना न के बराबर हो। शोभा का तो जी चाह रहा था कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मरे। जिन भावनाओं को संयत न रख पाने के कारण वो इस शर्मनाक स्थिति में आ पहुंची थी, उन भावनाओं को वो अब कोसने लगी थी। दूसरे दिन बड़े भारी मन से शोभा दफ्तर पहुंची, पर वहां कोई असामान्य नहीं लगी। शायद सुमित ने किसी को कुछ बताया नहीं होगा, पर बुलाकर कुछ कहेगा ज़रूर, शायद डाँट ही दे। शोभा ने सोच लिया था कि वो सुमित की पूरी नाराज़गी को चुपचाप सह लेगी और सुमित से यह प्रार्थना करते हुए कि वह यह सब बात किसी से न कहे, स्थानांतरण का आवेदन पत्र उसे सौंप देगी। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, सुमित साहब बुला रहे हैं। शोभा पसीने से तरबतर हो उठी, जाने क्या कहे। शोभा की आँखें बह आई, सारा शरीर मारे भय के काँप रहा था। अपने उपहासित होने के ख़्याल मात्र से शोभा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। सुमित के कमरे में प्रवेश करते हुए उसने देखा सुमित हमेशा की तरह फाइलों में चेहरा छुपाए बैठा है। शोभा के पास आने का एहसास होते ही उसने फाइल बंद कर दी पर चेहरा तब भी टेबल पर झुका हुआ था। बैठ जाओ। वैसे ही सिर झुकाकर सुमित ने आदेश दिया। सहमी सी शोभा पास की कुर्सी पर बैठ गई। छुट्टी क्यों ली थी? सुमित ने रोबीली आवाज में पूछा। बीमार थी। शोभा ने ऐसे जवाब दिया कि मानो पूछ रही हो क्या तुम नहीं जानते। मुस्कुराकर सुमित ने सिर उठाया था। निगाहों के मिलते ही शोभा अंतर तक थरथरा गई। शोभा धीरे से सुमित ने कहना शुरू किया, मैं यहाँ नहीं था। बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उससे मिलने चला गया था। शोभा ने सिर उठाकर देखा। सुमित के चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी। वो आश्वस्त हो गई। आज ही लौटा। तुम्हारा पत्र टेबल पर पड़ा मिला। मैं खुशनसीब हूँ कि तुमने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा। लेकिन शोभा, मैं वो मुसाफिर हूँ जो जीवन की राहों में अपना सब कुछ लुटा चुका है। भला मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ? सुमित का गला आया, आंखें भर आई थी। सुख दुख का साथ, शोभा ने कहा और अपना हाथ सुमित के हाथ पर रख दिया। शोभा ने देखा सुमित के होठों की मुस्कान का स्थान अब एक उन्मुक्त हंसी ने ले लिया था। दोनों की पलकें भी गीली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब